नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सही सलामत ईरान से वापस आ गई हूँ। आप लोगों की बहुत सारी दुआएँ, शुभकामनाएँ मुझे मिल रही थीं। बहुत सारे लोगों ने ईरान जाने के लिए शुक्रिया भी अदा किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हमारी तरफ से भी गई हैं और हमारी तरफ से भी ख़िराज अक़ीदत पेश कीजिए उन साहब को, यानी कि ख़ामनई साहब को, जिनके जनाज़े के इर्द-गिर्द पूरी दुनिया ऐसा लग रहा है कि गर्दिश कर रही थी 1 हफ़्ते तक। मैंने वो सब कुछ किया आप सबके हुक्म के मुताबिक जो आपने मुझे कहा था। अभी फ़िलहाल मैं सोच रही थी कि एक वीडियो बनाती हूँ इस पूरे सफ़र पर, इसके अलावा क्या-क्या मेरे अनुभव रहे। लेकिन मुझे आपकी तरफ से आदेश हुआ है कि इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि पहले मैं आपके सवालों का जवाब दूँगी और फिर उसके बाद किसी रोज़ इस पर भी वीडियो बनाऊँगी कि मेरी जो ये पूरी यात्रा रही ईरान की, इसके क्या मायने हैं मेरे लिए एक पत्रकार के तौर पर, किस तरह से मैंने ईरान के समाज, वहाँ की राजनीति और साथ-साथ वहाँ का जो पूरा सिस्टम है काम करने का, जिसे वे ऑफ़ लाइफ़ कहते हैं, तर्ज़-ए-अमल, ज़िंदगी जीने का जो तरीक़ा है वो क्या है। तो मैं अभी यहाँ पर लिस्ट कर रही हूँ बहुत सारे सवाल। मैं सोच रही थी 10, 20, 50 सवाल आएँगे, आपने तो बिल्कुल झोली भर के सवाल भेज दिए हैं मेरे लिए। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ सवालों का आज जवाब दूँ और उसके अलावा अगर आप मुझे आदेश देंगे तो मैं दूसरा भी एक सेगमेंट, एक दूसरा पार्ट 2 करने के लिए भी तैयार हूँ। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप सब इतना जानना चाहते हैं ईरान के बारे में। मुझे खुशी है कि मेरा ये फ़ैसला अच्छा रहा, बहुत जोखिम भरा फ़ैसला था, बिल्कुल पूरे तरीके से अनसर्टेनिटी से भरा हुआ। मैं कब जा रही हूँ, मैं कब वापस आऊँगी, वहाँ क्या करूँगी। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का ये चैनल है, रिसोर्सेज़ बहुत कम हैं। मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और आपको एक राज़ की बात बताऊँ कि सुबह मेरी 8 बजे फ़्लाइट थी, यानी एयरपोर्ट पर मुझे 5 बजे पहुँचना था और रात को 12 बजे मैंने ये फ़ैसला किया आखिरकार, टिकट बुक कराने के बाद भी, कि मैं ईरान जा रही हूँ। क्योंकि इतनी अनिश्चितताओं से भरी हुई तमाम ये यात्रा की प्लानिंग थी कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं ये कर पाऊँगी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा बाग-बाग हूँ कि मैं ये कर पाई। वहाँ भी मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मैं आपको फिर वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊँगी। लेकिन अभी इस वीडियो में सीधे शुरुआत करती हूँ उन सवालों के साथ जो आप लोग पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, अविनाश हैं, अविनाश के पुलवर हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या भारत के संबंध, अगर भारत में दूसरी सत्ता आती है, यानी दूसरी पार्टी की सत्ता आती है, तो क्या सुधरेंगे? ख़ामनई साहब नेहरू जी का बहुत सम्मान करते थे। क्या बाकी ईरानी जनता भी भारत और नेहरू को उसी नज़र से देखती है? बहुत पेचीदा सवाल है ये। इस सवाल में एक तथ्य तो आपने लिखा है, लेकिन पेचीदगी इस बात को लेकर है कि क्या भारत को लेकर ईरान में वही विचार है जो बहुत सारे लोग ईरान में भारत को लेकर सोचते हैं, भारत में ईरान को लेकर सोचते हैं। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण बात ज़रूर है कि भारत ने अपने को सीधे तौर पर जो इज़राइल और अमेरिका की जो पूरी एक लॉबी है, जो ये नेक्सस है, उसमें फ़र्मली अपने को प्लेस कर दिया है। अभी इसमें कोई कन्फ्यूजन या असमंजस की स्थिति भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आप देखिए कि शुरुआत उसी बात से हुई कि जब जंग से कुछ घंटे पहले हमारे मोदी जी इज़राइल की संसद से वापस लौटे, वहाँ पर उनको एक बड़ा तमगा भी मिला और वहाँ जाकर उन्होंने कहा इज़राइल की संसद में कि भारत के जो 1.5 अरब लोग हैं, वो जनता इज़राइल के साथ है। और उसके बाद देखिए आप अहमकाना चीज़ कि नेतन्याहू ने भी अभी 2 दिन पहले बयान दिया, जिसमें कि वो अमेरिका के विदेश मंत्री से कह रहे थे, जिन्होंने ये कहा था कि अमेरिका अकेला साथी बचा है इज़राइल का। तो उस पर वो कहते हैं कि इस खामख़याली में ना रहें, मेरे यहाँ मुझे जो है समर्थन है एक और देश का। और हँस के कहते हैं कि बहुत छोटा देश है वो, सिर्फ़ 1.5 अरब का, 1.45 बिलियन लोगों का वो देश है। इस बात को समझते हुए पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि भारत ने पूरी तरीके से ख़ेमा अपना वहाँ शिफ्ट कर लिया है। अब जहाँ सत्ता बदलती है तो ज़रूर देखना होगा। मुझे लगता है अभी भी मोदी जी को चाहे किसी भी तरीके से सही, लेकिन कहना तो पड़ा। फ़िलिस्तीन के मामले में उन्होंने कहा कि भारत, अभी उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन पर भारत का रवैया ये है कि वो 2 नेशन थियरी का समर्थन करता है। 2 नेशन यानी 2 देश होने चाहिए, फ़िलिस्तीन और इज़राइल। इसका मतलब इज़राइल का कब्ज़ा हटना चाहिए फ़िलिस्तीन के ऊपर से। तो आप समझिए कि इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि मोदी जी इज़राइल जो जैसा चाहता है, ख़त्म कर देना चाहता है फ़िलिस्तीन को, वो कह पाए। मुझे लगता है सत्ता बदलेगी तो रिश्ते भी बदलेंगे। लेकिन ईरान के लोग, मैं इस सवाल से शुरुआत नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपको एक दिल तोड़ने वाली बात ये बताऊँगी कि बहुत एक तबका ज़रूर ईरान में ऐसा है। मेरे रिपोर्टिंग के दौरान कई लोग मेरी तरफ वॉक करके आए और उन्होंने ये सवाल पूछा। इसमें सबसे ज़्यादा जो दुःख हुआ है ईरानियों को, आपको ये बताना चाहती हूँ, आप में से बहुत लोगों ने नहीं समझा होगा कि हिंद महासागर में जब देना नाम का जहाज़ आया था, जिसको भारत ने बुलाया था, हमारे इन्विटेशन पे आया था, हम हिंद महासागर के रखवाले हैं, और वहाँ पर अमेरिकी फ़ौज ने उस पूरे जहाज़ को डुबोकर 120 जो से भी ज़्यादा जो ईरानी
फ़ौजी थे उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक में ये कहा था कि ये बहुत अच्छा खेल है, और उसके बाद ये कहा अरे वो लोग मर गए, उनका तो ये काम ही जोखिम भरा होता है। उसके बाद से भारत की सरकार ने आधिकारिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा। कई ईरानी मेरी तरफ वॉक करते हुए आए और बड़े गुस्से में उन्होंने ये कहा, आप हमारे साथ हमारे घर मेहमान आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन जब हम आपके घर मेहमान गए थे, आपके हम पानी में थे, आपके अधिकार क्षेत्र में थे, उस वक्त हमारे 100 से ज़्यादा जवानों की हत्या हो गई और आपने कुछ नहीं कहा। मैं बहुत दुख के साथ आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि क्या भारत में जो मर्द हैं, जिस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, कि क्या भारत में जो मर्द हैं वो नामर्द हैं, कि वो बचा नहीं पाए अपने ही जगह पर, अपने ही जो अधिकार क्षेत्र था वहाँ पर 100 से ज़्यादा हमारे फ़ौजियों की हत्या कर दी गई। गुस्से में इस बात को कहा, हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। मुझसे कहा कि हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये बताइए कि आपने हमारे साथ क्या किया, हम आपके मेहमान थे। मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची इस बात को, और इस शब्द को मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि यहाँ बात ईमानदारी की हो रही है, पारदर्शिता की हो रही है। माफ़ कीजिएगा, सवाल का जवाब बहुत लंबा हो गया। आगे बढ़ती हूँ। यही सवाल पूछ रहे हैं विनाश जी, आरफा जी, आप और आप जैसे लोग ईरान गए, आपने हमारी इज्जत बचा ली। हमें कई लोग आर्थिक स्थिति की वजह से हम नहीं जा पाए, हम जैसे कई लोग, भगवान आपका भला करे और खामनई साहब की आत्मा को शांति दे। मुझे कई लोगों ने, वहाँ एक टीवी चैनल ने भी मुझसे पूछा था कि अगर भारत से लोगों का आना आसान होता तो कितने लोग आते। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से उनको जवाब दिया कि अगर ज़रा सा भी आसान होता आना ईरान, तो लाखों की तादाद में लोग आ जाते अयतुल्ला खामनई के जनाजे में। आप मुझे बताइएगा क्या मैंने ठीक कहा या गलत कहा? मैंने यही जवाब दिया था। अगला सवाल आ रहा है, संगीता रावत पूछ रही हैं, ईरान के लोग आज भारत के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने आपको भी बताया, बहुत प्रेम से सोचते हैं। वो गांधी जी के बारे में भी सोचते हैं, वो नेहरू के बारे में भी सोचते हैं, वो शाहरुख खान को वहाँ बहुत लोग जानते हैं, सलमान खान तक को जानते हैं। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय के बारे में पूछ रहे थे कि अमिताभ बच्चन से ऐश्वर्या राय बच्चन का क्या रिश्ता है। फिर मैंने उनको बताया, एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे पूछा। तो आप सोचिए, इस तरह के भी किस्से हुआ करते हैं वहाँ पर। तो ये बात सच है कि वहाँ ईरान के लोग भारत के लोगों को प्यार करते हैं, लेकिन जो हमारी ये नई सरकार है वो जिस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रही है, उससे भी वो दुखी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके जहाज़ का डूब जाना, या फिर नेतन्याहू का क्लेम ये करना कि पूरा का पूरा भारत उनके साथ है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती थी। अब अगली बात पूछ रहे हैं राजा जी, जब आप ईरान में थी तो वहाँ के लोग इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध विराम को कैसे देखते हैं और वहाँ सुन्नियों के प्रति क्या भावनाएं हैं? तो मुझे वहाँ जाकर पहली बार ये अंदाज़ा हुआ, मुझे लगता था कि शायद ईरान में एक ही राय होती है, आम राय, वो ये कि पहले युद्ध नहीं चाहते थे वो लोग, और युद्ध हो गया उसके बाद वो चाहते थे कि अब संधि हो जानी चाहिए। आपको मालूम है कि एक बड़ा तबका ईरान में ऐसा है जो संधि नहीं चाहता, जो अपनी सरकार से नाराज़ है। बल्कि हुआ ये, एक रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है, आप देखिएगा, अयतुल्ला खामनेई के घर के बाहर मशहद में एक महिलाओं का पूरा एक समूह आया था, एक पूरी फ़ौज आई थी जिन्होंने कफन पहनकर, उस कफन पे लिखा हुआ था कि हमें खून का बदला खून चाहिए, और हम ये नहीं चाहते कि आप बिना खून का बदला लिए हुए, अयतुल्ला खामनेई की हत्या का बदला लिए, ये संधि कर लें। तो ये बात मैं आपसे कहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए कि ईरान में एक तबका ऐसा है जो पूरे तरीके से ये नहीं चाहता कि संधि होनी चाहिए, और वो ये चाहते हैं कि हमें बदला चाहिए इस हत्या का। सुन्नियों की कैसी हालत है? सुन्नी वैसे उनके खिलाफ कोई वायलेंस नहीं है, लेकिन कई खबरें मुझे सुनने में ये आई कि एक तो पहली बात वो अपने इलाकों में रहते हैं, दूसरी बात ये है कि उनको जो नौकरी है, या जिस तरह से एक समाज में ज़्यादा एक समावेशी, एक इंक्लूसिव नेचर होना चाहिए, उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। ये खबरें मैंने सुनी हैं। हालांकि वक्त होता तो शायद सुन्नी समुदाय के ऊपर एक अलग से मैं खबर करना ज़रूर पसंद करती। आगे सईद अहमद कुरैशी पूछ रहे हैं, मैं सुन्नी हूँ, डॉक्टर, इंजीनियरिंग या साइंस जैसी पढ़ाई के लिए ईरान कैसा है? खर्च दूसरे देशों की तुलना में कितना आता है? क्या इस्लामी माहौल की वजह से मुसलमानों को शिक्षा के लिए ईरान जाना चाहिए? पहली बात तो ये है कि डॉक्टरी का तो मैंने सुना है कि काफ़ी बड़ी तादाद में 1 लाख से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो ईरान में मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और मुझे ये पता चला है कि वहाँ अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं। मैं आपके लिए पता करूँगी ये कि क्या वाकई सस्ते हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी तादाद में कश्मीरी भी वहाँ जाते हैं, और जिस तरह के बैकग्राउंड के लोग वहाँ पढ़ते हैं, मुझे लगता है अगर बहुत महंगा होता तो शायद वो लोग नहीं पढ़ पाते। बाकी क्या इस्लामी माहौल में आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं या किसी अपने को पढ़ाना चाहते हैं, ये फ़ैसला मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहती हूँ। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
अरकाम अज़ीम पूछ रहे हैं कि ईरान का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाज और लोगों का जीवन स्तर कैसा है? ये तमाम सवालों के जवाब तो आपको वीडियो में मिलेंगे। अभी आपने ईरान की महिलाओं पे भी सवाल आया था। मैं अभी कुछ मिनटों पहले जब ये रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो, ईरान की महिलाओं के ऊपर बाकायदा मैंने एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है और आपसे गुजारिश करूँगी कि इस सवाल का जवाब देने से पहले एक वीडियो और आने वाला है जो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, वहाँ के पुलों पर है, वहाँ की जो रेलवे सर्विस है उसके ऊपर है और साथ-साथ वहाँ का जीवन स्तर कैसा है। इसके लिए भी मैंने ईरान के एक परिवार के साथ बैठकर वहाँ वीडियो की रिकॉर्डिंग की है, उनके साथ बातचीत की है, उनका इंटरव्यू किया है। उस वीडियो का भी देखने का आप इंतज़ार कीजिए। अगर आप उससे भी आपके सवालों का जवाब ना मिले तो मैं फिर से हाज़िर हो जाऊँगी और आपके सवालों का जवाब दूँगी। अब यहाँ पर फैसल हसन पूछ रहे हैं कि क्या ईरानी खाड़ी क्षेत्र यानी गल्फ रीजन की नई सुपर पावर ईरान बन रहा है? मुझे लगता है बन चुका है। निर्विवादित रूप से पूरी मुस्लिम दुनिया का नेता बन चुका है। ये बात आप ध्यान रखिए कि अब तक सुप्रीम जो सऊदी अरब है और ईरान के बीच एक तरह का स्ट्रगल हमेशा रहता था कि क्या ईरान आगे निकल रहा है या सऊदी अरब आगे निकल रहा है, क्या यूएई आगे निकल पाएगा? मुझे लगता है निर्विवादित रूप से ईरान इस पूरे खित्ते का नेता बन चुका है और दुनिया की एक बड़ी पावर्स में से एक बन चुका है। मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं है ये कहने के बाद। लड्डू प्रसादम बड़ा दिलचस्प नाम है, पूछ रहे हैं कि आरफा मैडम, क्या इस जंग में वास्तव में ईरान की जीत होगी? अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों से लड़ते हुए क्या टेक्नोलॉजी, हथियार और डॉलर की ताकत ईरान को झुका सकती है? इस पर आपका ईमानदार जवाब चाहिए। देखिए, बेईमानी से तो मैं कभी जवाब नहीं देती, लेकिन और ज़्यादा ईमानदारी से आपके सामने पेश आती हूँ। मुझे लगता है कि इस जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन जब आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो मुझे बताइए कि आपको बचाने का अपने आप को और क्या तरीक़ा हो सकता है कि आप उस हमले का जवाब दें। आप अगर ऑफेंस ना भी करें यानी अपनी तरफ से वार ना भी करें तो आपको अपने को बचाना है और उसके लिए हमला तो करना ही पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो ईरान का भारी नुकसान हुआ है। ईरान को इस हमले में जो नुकसान हुआ है उससे उबरने में मुझे लगता है एक ज़माना लगेगा, लेकिन ईरान एक बड़ी पावर के तौर पर उभर रहा है। ईरान के नुकसान के बावजूद उनका पूरा समाज, ईरानी जो हुकूमत है उसके साथ एक बड़ा हिस्सा समाज का खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है नुकसान के बावजूद भी ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस जंग को लड़ने के अलावा। और ये भी कह रहे हैं कि आप इस लिबास में अच्छी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया जो मैंने सर पे एक आँचल ओढ़ा हुआ था, दुपट्टा। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसा देश वैसा भेस। नज़रुल इस्लाम कह रहे हैं कि क्या आईआरजीसी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आज भी मजबूत हैं या कमज़ोर हो गया है? इस पर एक वीडियो बनाइए। देखिए, पूरा वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगी प्रवीण साहनी जी से इस बारे में बातचीत करूँ, क्योंकि कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या मिलिट्री यानी सैनिक अगर या सामरिक हिसाब से देखा जाए तो क्या ईरान कमज़ोर हुआ है इस लड़ाई के बाद? मुझे लगता है कि मुझे इतना कोई ज़रिया नहीं मिल पाया कि वहाँ की मिलिट्री के लोगों से मैं बातचीत कर सकूँ और देखिए जो खुद इन्वॉल्व होता है, जो पार्टी होती है उस पूरे संघर्ष में, वो ईमानदारी से इसका जवाब दे, ये तो मुझे मुश्किल लगता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा, लेकिन नुकसान उनको हुआ है। उतना जान का नुकसान नहीं हुआ जितना माल का नुकसान हुआ है, लेकिन आईआरजीसी पूरे तरीके से कंट्रोल में है। वो सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ता, आईआरजीसी ईरान में बहुत सारे शोबे और बहुत सारे विभाग संभालता है। बहुत दिलचस्प उनका काम है। कुछ आधिकारिक रूप से बाहर आता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनाधिकारिक रहती हैं, कभी पता नहीं चलेंगी कि आईआरजीसी उन कामों को कर रहा था। मून स्टार पूछ रहे हैं कि ईरान में आपको क्या महसूस हुआ, लोकतंत्र है या तानाशाही है? मुझे लगता है कि दोनों ही हैं थोड़ा-थोड़ा। लोकतंत्र इतना है कि लोग अयातुल्ला अली ख़ामनेई की हत्या के बाद वो लोग जो कि उन्हें पसंद नहीं करते, मुझे बताया गया जहाँ पे मैं ठहरी हुई थी, जिस घर में मैं मेहमान थी, कि उन्हीं के पड़ोसी बाहर आकर और आतिशबाज़ी कर रहे थे, क्योंकि वो जो रज़ा पहलवी हैं उनके समर्थक थे और वो गाने गाने लगे और खुशियाँ मनाने लगे। इसका मतलब इस बात की इजाज़त है कि इतने बड़े नेता की हत्या करने के बाद बाहरी ताकत उनको आके कत्ल कर जाती है उनके घर पर, और वो लोग बाहर निकल कर अगर आतिशबाज़ी कर पाते हैं, चाहे 4 लोग भी हैं या कुछ 100 लोग भी हैं, तब भी मुझे लगता है कि इससे पता चलता है कि एक लोकतांत्रिक एक कोई व्यवस्था है जहाँ लोग बात कर सकते हैं। लेकिन ये भी सुनने में आया है कई बार कि जिन लोगों को सरकार पसंद नहीं करती, उनको जेल में भी डाला गया है। जो प्रोटेस्ट हैं, प्रदर्शन हैं, उनको क्रश करने की भी कोशिश की गई है। ह्यूमन राइट्स के मामले में बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड ईरान का नहीं रहा है। जिस तरह से वहाँ चुनाव होते हैं, उनको लेकर भी लगातार सवाल उठते रहते हैं। तो मैं कहूँगी कमोबेश इन्हीं दोनों के बीच की कहीं न कहीं एक स्थिति वहाँ पर है। अहमद कह रहे हैं, आपने पहले कहा था कि आपको ख़ामनेई की विचारधारा पसंद नहीं है। ईरान जाकर क्या आपकी सोच बदली या वही रही?
क्या ईरान की महिलाएं अच्छी तरह शिक्षित हैं? तो आखिरी सवाल से शुरुआत करती हूँ। बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ये, मैं जानती हूँ। ईरान की महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा शिक्षित हैं, अमेरिकी महिलाओं से ज़्यादा शिक्षित हैं। ईरान में, दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहाँ इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं न सिर्फ कि पढ़ने जाती हैं, बल्कि हायर एजुकेशन में बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ वो कमाती हैं और बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेकर वो काम करती हैं। वो साइंटिस्ट हैं, वो फ़िल्म मेकर हैं, वो पत्रकार हैं, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर तरह के काम करती हैं वहाँ महिलाएँ। और वो महिलाएँ भी करती हैं जो सर से लेकर पैर तक चादर, वहाँ पे कहा जाता है, यानी कि हमारे यहाँ आप चादर कह सकते हैं या बुर्का कह सकते हैं, उसमें रहकर भी वहाँ महिलाएँ काम करती हैं। आप एयरपोर्ट से शुरुआत कीजिए, वहाँ से लेकर आपको शहर और अंदर के इलाकों में भी महिलाएँ हमेशा काम करती मिलेंगी। देखिए, यहाँ जो ये बात है कि मैं उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करती हूँ या नहीं, मैं किसी भी तरह से धर्म के आधार पर किसी देश की स्थापना के ख़िलाफ़ हूँ। चाहे वो ज्यूश धर्म के आधार पर इज़राइल बनाया गया हो, चाहे इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाया गया हो, या इस्लाम के नाम पर ईरान देश चलता है, या एक तरह की थियोक्रेसी है, यानी कि धर्म पर आधारित जो सत्ता का शास्त्र है वो, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मुझे लगता है कि एक देश को लोकतांत्रिक होना चाहिए और साथ-साथ सेक्युलर होना चाहिए। इसीलिए, सिर्फ़ इसीलिए मैं भारत में भी हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है और जो उसका विचार है उसके ख़िलाफ़ हूँ। उम्मीद है कि मेरी स्थिति मैंने साफ़ कर दी है कि मैं धर्म और राजनीति का जो ये मिक्सचर है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। धर्म अलग होना चाहिए, राजनीति अलग होनी चाहिए। धर्म में राजनीति या राजनीति में धर्म, दोनों ख़तरनाक होते हैं। इसके बाद अब अगला सवाल का जवाब देती हूँ कि अली बॉय हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान की जनता का हौसला कितना मजबूत है, सुप्रीम लीडर को किस हद तक मानते हैं? मुझे लगता है बेशतर आबादी जो है ईरान की, वो सुप्रीम लीडर को पसंद करती है, लेकिन एक तबका ऐसा है और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो तबका उन्हें पसंद नहीं करता, वो ज़्यादा लिबरल ख्यालों वाला है, वो इस्लामिक वे ऑफ़ लाइफ को पसंद नहीं करता। इस्लामिक रजीम और जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन से निकले हुए जो ये सरकार है, जो 1989 से लेकर अब तक सत्ता में है, उनको पसंद नहीं करते। वाक़ई एक डेफ़िनेटली वहाँ पर एक तबका है जो इनके ख़िलाफ़ है। 100% लोग इस सरकार के साथ नहीं हैं। एक शिया सुन्नियों के बारे में क्या सोचता है और एक आम ईरानी नागरिक अपने देश ईरान को किस नज़र से देखता है? मुझे लगता है कि जो ईरानी राष्ट्रवाद है पूरा, वो बहुत यूनिक है। वो धर्म के इर्द-गिर्द तो है, लेकिन इसके अलावा आप सोचिए कि इतनी बड़ा जो ताकत है अमेरिका और इज़राइल के ख़िलाफ़ लगातार वजूद में बने रहने की, ये एक ऐसी उलझन, ये एक ऐसी ज़िद है कि आप हमको मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने को बचाना चाहते हैं। अपने वजूद को बचाते हुए ईरान को आप सोचिए 1989 से लेकर अब तक इतना वक्त गुजर चुका, कुछ साल में 50 साल हो जाएंगे ईरान के, लगभग 50 साल से ईरान सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। तो यही ईरान का राष्ट्रवाद है जिसमें धर्म का भी मिक्सचर है, लेकिन इसके साथ साथ पूरी तरीके से जब बात आती है ईरान की, तो मुझे लगता है कि सुन्नी और शिया सब एक साथ हैं। सुन्नी हाँ, वहाँ हालांकि एक बहुत ही छोटी जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पर। आगे आरफा जी सुलेखा कुमारी कह रही हैं, तेहरान की सियासत को आप भारत के संदर्भ में कैसे देखती हैं? देखिए, भारत और ईरान बहुत लिहाज से हम दोनों सिविलाइजेशंस हैं और हम बहुत लिहाज से एक तरह के हैं। ख़ासकर महिलाओं को लेकर मैंने वहाँ बार-बार एक शब्द सुना, गैरत। यहाँ भी जिस तरह से महिलाओं को लेकर एक इज़्ज़त की बात कही जाती है कि महिला मतलब इज़्ज़त, यानी इज़्ज़त का पूरा जो ठेका है वो महिलाओं ने ले रखा है। मैं एक पूरे तरीके से एक लिबरल विचारधारा वाली महिला होने के नाते, एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस रखने के नाते मैं इसमें कोई बहाना या एक कोई नकाब ओढ़ने की कोशिश नहीं करूँगी कि मुझे कोई धार्मिक व्यवस्था पसंद है। मैं पूरे तरीके से अपने को मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, लिबरल विचारों वाली महिला मानती हूँ, मॉडरेट विचारों वाली महिला। तो उस लिहाज से मैं सीधे तौर पर मैं कहती हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल, बहुत ही पारंपरिक वे ऑफ़ लाइफ है भारत में भी और ईरान में भी। इस लिहाज से काफ़ी हद तक भारत और ईरान एक जैसे हैं, दोनों सिविलाइजेशन हैं, दोनों अपने राष्ट्र को लेकर एक प्राइड है, जो गर्व की जो भूमिका है, भावना है, वो दोनों देशों में है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमें बांधता है। अगर आहिस्ता से धीरे-धीरे कोई फ़ारसी अगर बोल रहा हो, तो आप यकीन जानिए आप भी उसको सुन पाएँगी सुलेखा जी। आप कुछ शब्द कम से कम उसमें समझ पाएँगी। हो सकता है थोड़ा अंदाज़ा भी लग जाए कि क्या कहने की कोशिश हो रही है। तो बहुत कुछ ऐसा है ईरान और भारत के बीच जो मिलता-जुलता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो एकदम अलग भी है। मैंने बहुत से सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन दर्जनों सवाल अभी मेरी स्क्रीन पर बाकी हैं जिनके जवाब मैं नहीं दे पाई हूँ। माफ़ कीजिएगा आपको, और अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं एक पार्ट 2 भी करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है कि आपके कुछ सवालों के जवाब मैं ज़रूर दे पाई हूँ।